पूर्ण होता है। तापमान जो होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तापमान यदि बढ़ेगा, ध्यान रखना, तापमान बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा। वायु दाब क्या होगा? घटेगा। मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा ना वायु दाब क्या होता है। वायु दाब क्या होता है मैं बता देता हूँ, फिर भी यदि सामान्य बोल देता हूँ, आप लोग समझना है ना, कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है आपका? गैसों का घेरा है। इसे क्या बोलते हो आप? वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? तो हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ गैसों का आवरण क्या है? वायुमंडल है। अब इस वायुमंडल में क्या है? बहुत सारी गैसें हैं, और इसी वायुमंडल में क्या है? ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो जो इसमें जो गैसेस हैं, जो वायु है हमारे वायुमंडल में, वायुमंडल बोल रहे हैं ना, तो जो वायु है, ये वायु क्या होती है? ध्यान रखना, जब ये वायु क्या होगी? ठंडी होगी। ठंडी होगी वायु, तो ये क्या हो जाएगी? ठंडी वायु भारी हो जाएगी। भारी हो जाएगी तो यदि कोई सरफेस है तो ये भारी वायु क्या करेगी? भारी वायु इस सरफेस पे दाब डालेगी। दाब डालेगी तो इसको क्या कहोगे? जब इस सरफेस पे, पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल में उपस्थित वायु द्वारा दाब डाला जाता है तो उसे क्या कहते हो? वायु दाब। और वायु दाब कब बढ़ता है? वायु दाब कब ये वायु ठंडी होकर क्या करेगी? दाब डालेगी। तो इसी को तो आप क्या कह रहे हो? वायु दाब कह रहे हो। सामान्य सी बात है। तो ठंडी होगी तो क्या करेगा? ध्यान रखना, वायु दाब बढ़ेगा, सामान्य सी है। और यदि वो वायु जो गैसेस हैं गर्म होंगी, गर्म होकर गैस क्या होती है? हल्की होती है, और वो कहां की ऊपर जाती है? ऊपर की ओर। आप स्टोव पे पानी गर्म करने के लिए लगाइए, भाप देखिए तेजी से ऊपर की ओर जाती है, जाती कि नहीं जाती? तो गर्म होकर वायु क्या होती है? ऊपर की ओर जाएगी। तो सामान्य रूप से हम देखेंगे तापमान यदि बढ़ेगा तो वायु दाब घटेगा, क्योंकि यदि ये ठंडी है, भारी है, तो वायु दाब बढ़ रहा है, और ये गर्म हो गई। गर्म हो गई, गर्म स्थिति में क्या होगा? गर्म स्थिति में क्या होगी? हल्की हो जाएगी। हल्की हो जाएगी, और जब हल्की हो जाएगी वायु तो ये ऊपर की ओर जाने लगेगी। तो जब धरातल से, ये क्या है आपकी सरफेस है, धरा है, ठीक है, तो धरातल से यदि वायु ऊपर की ओर जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? वायु दाब कम हो रहा है। और यदि भारी होकर वायु क्या हो रही है? सरफेस की ओर दाब डाल रही है, तो वायु दाब क्या हो रहा है? वायु दाब बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है, बढ़ रहा है। अच्छा, ठंडी कब होगी? जब तापमान कम होगा। गर्मी कब होगी? जब तापमान बढ़ेगा। तो सामान्य सी बात है, इस तरीके से है ये, ध्यान रखना इसको। तो तापमान बढ़ता है तो वायु दाब घटता है, और तापमान कम होता है तो वायु दाब बढ़ता है। वायु दाब बढ़ता है। एक तो ये बात समझ लो, ठीक। फिर देखो, एक चीज ये समझ लिया आपने, तापमान और वायु दाब। दूसरा समझो, हमेशा जो पवन चलती है, ठीक है, पवन या विंड के जो चलने की दिशा है वो क्या होती है? पवन चलने की दिशा, पवन चलने की दिशा। तो हम बोलेंगे सर पवन चलने की दिशा होती है उसके घर से हमारे घर तक। जब पवन आती है तो बड़ी अच्छी पवन आती है, ठीक है। और आप कहोगे पवन तो घोड़े का नाम था। पवन मतलब विंड की बात, हवा की बात कर रहे हैं, किस दिशा में फ्लो करती है। तो आप बोलोगे सर पतंग हमेशा हमने उत्तर दिशा में उड़ाई है, पवन सर हमने हमेशा दक्षिण दिशा में उड़ाई है। तो पवन चलने की दिशा नहीं होती, एक्चुअल में वो सीधा सीधा सा है, किस दिशा में चलती है। तो हमेशा पवन जो है ये उच्च वायुदाब से, मतलब अधिक वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर कैसे चलती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है। निम्न वायुदाब की ओर, है ना, की ओर चलती है। ये बात भी समझ में आ गई आपको। अब देखो यहां पर उच्च वायुदाब कहां रहता है? जहां तापमान अधिक रहता है वहां वायुदाब क्या रहता है? कम। और उच्च वायुदाब कहां रह जाता है? जहां पर तापमान रहता है कम, वहां रहेगा उच्च वायुदाब। सिंपल सी बात है, पवन चलने की दिशा क्या है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब वापस आते हैं, ये दो चीजें आप समझ गए तो समझना, अब आगे भी अब चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, भारत के लगभग मध्य से क्या होकर जा रही है? कर्क रेखा। अच्छा, हमने दो डेट आपको पहले भी पढ़ाई हुई है, पढ़ाते हुए मैंने अभी बीच में आपको बढ़ाया है 12 बजे वाली क्लास में भी, कि भाई साहब एक दिन होता है 21 मार्च, और 21 मार्च के दिन क्या होता है? सूर्य उत्तरायण होता है। क्या होता है? उत्तरायण होता है सूर्य, क्योंकि वो इस दिन क्या होता है? भूमध्य रेखा पर 90 डिग्री के एंगल पर उसकी किरणें 90 डिग्री के एंगल पर होती है, लंबवत होती हैं भूमध्य रेखा पर, है ना, भूमध्य रेखा पर। इसके बाद वो उत्तरायण हो जाती है और कर्क रेखा की ओर आने लगती है। और कर्क रेखा पर कब पहुंचती है सूर्य की लंबवत किरणें? तो 21 जून को पहुंचती है। जैसे 21 मार्च से 21 जून के बीच का ये समय ऐसा है जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा की ओर आती हैं, और कर्क रेखा आपको सभी को मालूम है मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजर रही है। तो इससे क्या होता है? कर्क रेखा और गंगा यमुना का जो ये गंगा और यमुना का जो मैदान है, गंगा यमुना का मैदान है, इस क्षेत्र में तापमान क्या होता है साथियों? तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ता है, वो भी तेजी से बढ़ता है। और जब तापमान यहां बढ़ता है तो होता क्या है प्रभु, ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ता है तो यहां पर वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटने लगता है, वायुदाब घटता है। कब से कब तक के बीच की मुख्य रूप से सिचुएशन बता रहे? 21 मार्च से 21 जून के बीच में क्या घटना घटती है कि उत्तरी, यदि हम देखें गंगा यमुना के मैदान में या हमारे मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तापमान बढ़ने लगता है, वायुदाब घटने लगता है। और यहां पर तापमान बढ़ रहा है, वायुदाब घट रहा है। इसी समय अरब सागर की बात कर लें, बंगाल की खाड़ी की बात कर लें,
या हिंद महासागर की बात कर लें तो यहां पर भी आप बोलोगे सर यहां पर भी तो सूर्य लंबवत रहा है, 21 मार्च को तो यहीं पर लंबवत था ना भूमध्य रेखा पर, तो यहां पर भी तापमान बढ़ना चाहिए, बिल्कुल बढ़ता है भाई। लेकिन यहां क्या है, ये जलीय क्षेत्र है, जलीय क्षेत्र है, जब इसका जल समुद्री का जो सरफेस, समुद्री जल का सरफेस जब गर्म होता है तो उसका वाष्पीकरण होता है। यहां क्या होता है, वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहां है पानी, और यहां जब पानी है वाष्पीकरण होता है तो पानी वाटर वेपर जो होती है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है। और हमने पढ़ रखा है कि आप यदि सतह से 165 मीटर ऊपर जाते हो तो तापमान में क्या आती है, तापमान में गिरावट आती है। ये भी पढ़ रखा है कि नहीं, कि जब यदि हम सतह से ऊपर की ओर जाएं तो तापमान में क्या आती है, गिरावट आती है। अब यहां पर जल का वाष्पीकरण होता है और वाटर वेपर ऊपर जाती है, तापमान में गिरावट आती है, तो कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया होती है। आगे कभी और डिटेल में पढ़ेंगे तो समझाएंगे। संघनन की प्रक्रिया स्वरूप ये वाष्पीकृत जो जल होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लाउड में, मतलब बादल बन जाते हैं। संघनन की प्रक्रिया स्वरूप जो आपके गैस फॉर्म में पानी होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, या सॉलिड या लिक्विड, और छोटे छोटे महीन कण मिलके क्या बना लेते हैं, बादल बना लेते हैं। तो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर पे क्या बन गए होते हैं, क्लाउड बन गए होते हैं साथियों, बादलों का निर्माण हो जाता है। और जब बादलों का निर्माण होता है तो यहां पर आप क्या करते हैं, जो क्लाउड होते हैं, जो सूर्य की लंबवत किरणें आती हैं नहीं तो ऊपर के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर सतही जल पर उतना तापमान नहीं बढ़ पाता जब जितना तापमान आपके गंगा यमुना के मैदान या उत्तरी मध्य प्रदेश में होता है। इसकी वजह से यहां वायुदाब कम होता है, और इसी समय आपके हिंद महासागर में अपेक्षाकृत, ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा यहां पर वायुदाब अधिक रहता है, लेकिन गंगा यमुना के मैदान की अपेक्षा यहां पर वायुदाब क्या रहता है, वायुदाब अधिक। अब देखो सिचुएशन क्या बन गई, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर में वायुदाब अधिक, और इस गंगा यमुना के मैदान उत्तरी मध्य प्रदेश में वायुदाब कम। ठीक है, वायुदाब कम। और यहां क्या पढ़ा है हमने कि हमेशा जो पवनें चलती हैं वो कैसे चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। अब इस फॉर्मूले को बिल्कुल मैथ की तरह आ जाओ, मैथ जैसे मैथ पढ़ते हो ना, इस फॉर्मूले को इधर लगा दो। उच्च वायुदाब कहां है प्रभु, इधर। निम्न वायुदाब कहां है, इधर, इस मध्य वाले क्षेत्र में। पवनें कैसी चलेंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। लेकिन एक बल काम करता है जिसे फेरेल का नियम बोलते हैं, कोरियोलिस बल। उस कोरियोलिस बल के कारण पवनें अपने उत्तरी गोलार्ध में चलते हुए किस दिशा में मुड़ती हैं, दाईं ओर मुड़ती है। तो देखो बंगाल की खाड़ी की ओर से जो पवनें आएंगी वो दाईं ओर मुड़ेंगी इस तरीके से, ठीक है। जबकि अरब सागर, हिंद महासागर की पवनें इस तरीके से दाईं ओर मुड़ेंगी। तो ये बताओ कि ज्यादातर पवनें मध्य प्रदेश को जो दक्षिण पश्चिम, अच्छा ये दिशा कौन सी है, एक मिनट और रुक जाओ, ये दिशा कौन सी है मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश था, मध्य प्रदेश के लिए दिशा कौन सी है, ये है दक्षिण पश्चिम। और ये दिशा कौन सी है, ये दिशा है दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अच्छा मध्य प्रदेश में आप बात करोगे क्या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा होती है, तो दोनों से होती है, दक्षिण पूर्व से भी होती है, दक्षिण पश्चिम। लेकिन ये पूछ रहे ज्यादा किससे होती है, तो भाई साहब दक्षिण पूर्वी मानसून तो मध्य प्रदेश के केवल पूर्वी भाग को कवर करता है, जबकि हम देख रहे हैं जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है ये चूंकि कोरियोलिस बल के कारण अपनी दाईं ओर मुड़ता है, तो ये लगभग मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेके मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक चला जाता है। कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसलिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर, भारत में भी ऐसे ही होता है, भारत के भी सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मानसून वर्षा करता है, तो दक्षिण पश्चिमी। मध्य प्रदेश के भी सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सा मानसून वर्षा करता है, दक्षिण पश्चिमी। ज्यादा क्षेत्र में करेगा तो ज्यादा वर्षा भी करेगा। तो सर्वाधिक जो वर्षा है वो किससे हो पा रही है, दक्षिण पश्चिम से हो पा रही है। जबकि दक्षिण पूर्वी मानसून कहां वर्षा कर रहा है, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा अधिक कर रहा है। समझ पा रहे हो, क्लियर हो पा रहा है। मालवा के पठार में तो प्रायद्वीपीय से होती, क्या प्रायद्वीपीय से होती भैया, दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। नहीं, दक्षिण पश्चिमी मानसून लौटता हुआ नहीं है, लौटता हुआ शिवम अलग है, लौटता हुआ मानसून अलग आएगा। तो देखो अब यहां पर बिल्कुल नीतेश ने सही कमेंट किया। अब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है तो ये कहां से होता हुआ आ रहा है, अरब सागर से होता हुआ आ रहा है। इसीलिए आप इसे अरब सागर की, इसे आप दक्षिण पश्चिमी मानसून या अरब सागर की शाखा भी कहते हो, अरब सागर की शाखा भी कहते हो। और चूंकि दक्षिण पूर्वी मानसून कहां से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी से, तो इसे बंगाल की खाड़ी का मानसून भी कहते हो, बंगाल की खाड़ी का मानसून भी कहते हो। सिंपल सी बात है। तो ज्यादा वर्षा कौन कर रहा है, दक्षिण पश्चिमी मानसून कर रहा है। आई होप यहां तक आप क्लियर हो गए। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो अरब सागर शाखा से होती है। सिंपल सा आंसर है, बी इज राइट आंसर।